नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीडीएस पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके सवालों के जवाब। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर विनायक जी ने पूछा है। विनायक जी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि उनके पास 2005 वाली वैगनार है। अब हो क्या रहा है, जब वो इंश्योरेंस करवा रहे हैं पॉलिसी बाजार से, तो वहां पर जो है इनको सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिल पा रहा है। और इन्होंने कस्टमर केयर में बात करी तो उनका कहना है आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है, आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। जी हाँ, इनकी गाड़ी जो है 15 साल से भी पुरानी हो चुकी है, तो अब इन्हें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कोई भी कंपनी नहीं देगी। अब इनका मानना है कि मैं गाड़ी बेच दूं या फिर मैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में चलाऊं। और साथ ही साथ इनका सोचना ये भी है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जब इनके पास होगा तो इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो वो दूसरे गाड़ी वाले से अपना जो है पैसा वसूल लेंगे, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस, अपनी गाड़ी का नुकसान जो है उसको वसूल लेंगे। बताओ जी, इनकी क्या राय, ये सही है? देखो यार, दो तीन जगह आप मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी सी गलती करोगे। सबसे पहली बात तो इसी गाड़ी को कंटिन्यू करके गलती करोगे। ऑलरेडी 15 साल हो चुके हैं, तो अगर कहीं ना कहीं अगर एक्सचेंज हो रही है तो आप करवा लो और दूसरी गाड़ी ले लो, या फिर अपनी गाड़ी की जो है वैधता बढ़वाओ, उसके बाद ही आप वैसा इंश्योरेंस करवा पाओगे। थर्ड पार्टी पे ही चलाओगे, नहीं तो। तीसरी चीज क्या होती है भैया कि हाँ ठीक है, आप दूसरे की थर्ड पार्टी से क्लेम ले जरूर सकते हैं, लेकिन वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो इंश्योरेंस आप लेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं, जैसे नॉर्मली इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, आप सीधे सीधे अपने शोरूम में चले जाते हैं, अपने वर्कशॉप में चले जाते हैं, तो वहां पर गाड़ी को रिपेयर करवा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, आपको बस फाइल चार्ज देने होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद की कहानी इतनी लंबी हो जाएगी ना, आप खुद कहोगे कि इससे अच्छा तो कराता ही नहीं मैं। और रवि भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, कि आपको क्लेम मिलेगा कि नहीं। आपकी कहानी पे, आपके सच्चाई पर विश्वास करेगा कि नहीं करेगा। बड़े पापड़ हैं यार इस मामले में। वो आपको प्रूव क्या करना पड़ेगा वहां पर कि गलती उस बंदे की है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा के मैं दूसरों से अपनी जो है गाड़ी का नुकसान की भरपाई करूंगा, तो ये जो है ना, थोड़ी सी गलत सोच है आपकी, बहुत ही मुश्किल है ऐसा करना। तो हिमांशु जी हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि इन्होंने दो गाड़ी सेलेक्ट करी है, टियागो एक्सटी 6 लाख की, नियोस मैग्ना 7 लाख की। अब ये पूछ रहे हैं कि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना नियोस के लिए, क्या वो वर्थ है? क्योंकि मुझे बताइए, क्योंकि ये मेरी पहली कार है। हिमांशु जी, ऐसा है कि डिपेंड करता है आपकी पसंद के ऊपर। ये आपकी पहली कार है, बहुत बढ़िया है, दोनों गाड़ियां बहुत अच्छी आपने चूज करी हैं। अगर आपको चाहिए एक स्मूथ ड्राइव, स्मूथ इंजन, तो डेफिनेटली वर्थ बन जाती है। यहाँ पर 1 लाख रुपए आप नियोस के लिए ऊपर खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपके लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मटेरियल थोड़ा सा मैटर करता है, तीसरा अपनी देश की टाटा है और देश की गाड़ी है, वो आपके लिए मैटर करता है, देन डेफिनेटली टियागो बेटर चॉइस है और आपके पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन एक और ऑप्शन है, वो क्या है बताओ? एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे एक लेवल ऊपर की गाड़ी है, वो है आपकी ऑल्ट्रो, जो कि 7 लाख में आपको एक्सएम वेरिएंट उसका मिल जाएगा। जो बेसिक फीचर्स हैं वो सारे मिलते हैं उसमें, तो आप उसमें भी जा सकते हैं अगर आपका मन है तो प्रकाश जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये इनकी पहली गाड़ी है, बजट है 10 से 12 लाख का, और इन्होंने सेलेक्ट की है क्रेटा का बेस वेरिएंट और इको स्पोर्ट का टाइटेनियम। तो इनकी रिक्वायरमेंट है, पहला सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी किस गाड़ी की अच्छी है, और दूसरे नंबर पे कंफर्टेबल कौन सी है, फन टू ड्राइव कौन सी है, और इजी टू मेंटेन कौन सी है, और लेस मेंटेनेंस किसकी है, और एक्सटीरियर इंटीरियर किसका अच्छा है। देखो प्रकाश भाई, बहुत बढ़िया चॉइस है आपकी। दोनों ही गाड़ियां जो आपने चूज करी हैं, दोनों ही गाड़ियों में से पहली बात तो है कि कोई भी लोगे आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि क्रेटा जो है ना, थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बन जाती है। एक तो सबसे पहले एक बहुत ही नए फेसलिफ्ट क्या, नए वर्जन के साथ ही आई है, नए लुक के साथ आई है, नए अवतार के साथ आई है। और बेस वेरिएंट जो है इसका, वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी सेफ नहीं है, काफ़ी सेफ भी है गाड़ी, बड़ी गाड़ी है, आपको ज़्यादा स्पेस भी मिलेगा, तो इस हिसाब से थोड़ी सी कंफर्ट जो है वो भी आपको क्रेटा के अंदर ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन अब बात आती है कि आपको फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वेरिएंट जो क्रेटा का, वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। थोड़ा सा एज जो है आपको इको स्पोर्ट में ज़्यादा बढ़िया जो है वो लगेगी, इको स्पोर्ट इस मामले में। लेकिन यहाँ पर क्रेटा को देखते हुए इतना कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं।
अब बात आती है कि मेंटेनेंस किसकी कम होगी, तो यहाँ पर 100% मेंटेनेंस जो है इको स्पोर्ट की आपको कम मिलेगी और उसका जो रूटीन सर्विस का खर्चा है वो भी काफ़ी कम आता है। जितना भी हमने इको स्पोर्ट या फिर फोर्ड के जितने भी यूज़र है उनसे पूछा है तो सब इस चीज़ से एग्री करते हैं, अननेसेसरी जो भी खर्चा है वो नहीं होता इन गाड़ियों में। अब बात करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर की। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कैसा है। दूसरी चीज़ अगर आप मेरे टेस्ट की बात करोगे तो इको स्पोर्ट से अच्छा मेरे को जो इंटीरियर है वो मुझे क्रेटा का लगता है फिलहाल। तो नासिद यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इनको दो गाड़ियों में कन्फ्यूज़न है और गाड़ी चाहिए इनको AMT में इनको एक ऑरा पसंद आ रही है, दूसरी डिज़ायर पसंद आ रही है। इनको ऑरा 99% जो है वो ज़्यादा पसंद है डिज़ायर से। डिज़ायर लेने का मन इसलिए है क्योंकि उसमें क्रूज़ कंट्रोल आता है AMT के साथ भी, ऑरा में सिर्फ मैनुअल में आता है। तो इनका पूछना है कि क्या सिर्फ क्रूज़ कंट्रोल की वजह से डिज़ायर लेनी चाहिए या फिर ऑरा लेनी चाहिए बिना क्रूज़ कंट्रोल के। क्या बात है यार रवि, मेरे को लगता है कि इन्होंने जो सवाल पूछा है उसी के अंदर जवाब भी दे दिया यार। आप खुद समझदार हैं भाई। एक बात बताओ कि सिर्फ क्रूज कंट्रोल के चक्कर में जो आपको गाड़ी सिर्फ 1% पसंद है वो गाड़ी आप ले लोगे क्या हैं? जबकि मार्केट के अंदर 99% जो पसंद है आपको वो गाड़ी इससे वास्तव में है भी बेहतर, लुक वाइज भी बेहतर है। तो निश्चित तौर पर आपको जो है ओरा के साथ जाना चाहिए यार, एक अच्छी गाड़ी है। और जो क्रूज कंट्रोल है यार वो इतना बहुत बड़ा फीचर नहीं है जिसकी वजह से आप गाड़ी को छोड़ दो या गाड़ी खरीद लो उसके बेस के ऊपर, ठीक है। ऐसा 2 से 3% या मैक्सिमम 5% होगा जब आप अपनी क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल कर पाएंगे, वो भी जब आपको खुला हाईवे मिलेगा तब उसका इस्तेमाल कर पाएंगे आप। सिटी में तो आप उसका इस्तेमाल करने से रहे। तो सिर्फ एक इसी फीचर के कारण अगर आप अपनी मनपसंद गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी में जा रहे हो तो ये बात जम नहीं रही है मुझे। मयूर पूछ रहे हैं इनका XUV 300 AMT लेने का प्लान है, डिस्काउंट पाने के लिए क्या मैं ईयर एंड तक रुक जाऊं या अभी ले लूं? मैं दिसंबर तक रुक सकता हूं अगर कम प्राइस में मिलने की पॉसिबिलिटी हो तो। देखो दिसंबर में कोई भी गाड़ी हो उसमें डिस्काउंट मिलता ही मिलता है, और अगर इस समय पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो एक सोने पे सुहागा वाली बात है। अब वो डिपेंड करता है कि दिसंबर तक मार्केट चल गई तो हो सकता है कि दिसंबर में आपको उतना ज़्यादा डिस्काउंट ना मिले, क्योंकि अभी जो है XUV 300 में अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। लेकिन यार रवि, मेरे को लग रहा है कि मयूर भाई आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए दिसंबर तक का, क्योंकि जो हालात अभी बने हुए हैं उस हिसाब से लग नहीं रहा कि मार्केट एकदम से बूम पकड़ेगी, ठीक है। तो लोग जैसे कि अभी ऑफर चलने शुरू हो गए कि भैया गाड़ी अभी खरीदो, ठीक है, और पे जो है वो नेक्स्ट ईयर से करो। मोस्टली जो है अभी कंपनियां इसी चीज़ के ऊपर आगे, और भी लुभावने लुभावने जो है वो ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे। और तब तक जो है मार्केट के हिसाब से या जो स्थिति है उसके हिसाब से आप चूज भी कर पाओगे कि यार वास्तव में आपको नई गाड़ी के ऊपर जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये है। लेकिन एक अजीब सी बात मेरे को ये लग रही है यहाँ पर कि आप इतने लाख के अंदर AMT को चूज कर रहे हैं, है ना, जबकि और भी बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। एक बार आप नजरें इधर उधर घुमाएंगे तो। रंजन पूछ रहे हैं कि इनको 2 गाड़ियां मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले हैं ये रंजन जी हमारे, क्योंकि इनको अर्टिगा और मराजो BS4 मिल रही है जो कि डीलर ने जिनको सेकंड हैंड बना दिया है, यानी कि अपने किसी एम्प्लॉय के नाम या फिर अपने ही नाम पर रजिस्टर कर दिया है। और इनका बजट 10 लाख का है। तो इनका पूछना ये है कि अर्टिगा की कीमत में अगर मुझे मराजो मिल जाती है तो क्या मुझे ले लेनी चाहिए उस गाड़ी को या नहीं लेना चाहिए? 100% मौका बिल्कुल आपको चूकना ही नहीं चाहिए मेरे भाई। तुरंत जाकर, मराजो सुपीरियर गाड़ी है यार, कहीं ज़्यादा सुपीरियर गाड़ी है अर्टिगा से, ठीक है। डेफिनेटली उसके ऊपर आप चले जाओ। लेकिन आप वास्तव में किस्मत वाले हो, मुझे लगता नहीं कि ऐसे ऐसे 2 गाड़ियां जो है मिल सकती हैं। तो अंकित शर्मा पूछ रहे हैं यहाँ पर कि ये दिल्ली में रहते हैं लेकिन ये हिमाचल से हैं, 6.5 लाख का इनका बजट है, इनको एक गाड़ी चाहिए जो कि 3 से 4 चक्कर जो है साल के इनको मारने पड़ते हैं हिमाचल के, और साथ ही साथ जो बाकी गाड़ी है दिल्ली में चलेगी। और कौन सा ब्रांड में जाए और कौन सा वेरिएंट में जाए, तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप जो है डीजल कार प्रेफर करना। BS6 में 6.5 लाख तक में आपको फिगो मिल जाएगी, थोड़ा सा बजट बढ़ा भी सकते हैं और आपकी जो है डेली ड्राइवर बन सकती है, और BS6 उतना ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं करती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन आप हिमाचल से करवाना, क्योंकि वहाँ पर आपकी गाड़ी जो है सस्ती पड़ जाएगी अगर आप बेसिकली हिमाचल से ही हैं तो साई विकास यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि जो इंजन की परफॉर्मेंस है उसके जो करेक्टरिस्टिक है वो पेपर में देख के
पता चल जाते हैं। क्या सस्पेंशन का भी ऐसा ही सीन है? क्या उसको भी हम देख कर बता सकते हैं कि कौन सा सस्पेंशन हार्ड होगा, कौन सा सस्पेंशन शॉर्ट होगा? बिल्कुल, मैं आपका जो है सवाल समझ गया भाई, और आपका जो सवाल का जो जवाब है वो हाँ भी है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ना भी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि पेपर के देख करके आप ये तो डिसाइड कर सकते हो कि ये 1000 सीसी का इंजन है, ये 2000 सीसी का इंजन है, तो कैटेगरी किस चीज़ से, कौन सी गाड़ी किससे बिलोंग करती है, ठीक है। लेकिन हजार सीसी के और दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करना ये मुमकिन नहीं होगा जब तक कि आप उसको प्रैक्टिकली गाड़ी को चला नहीं लोगे। आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये तो, इसमें तो अच्छी फीलिंग आ रही है या इसके अंदर थोड़ी कम अच्छी फीलिंग आ रही है। सेम जो चीज़ है वो आपका सस्पेंशन के साथ भी है। जो हम कहते रहते हैं ना कि यार इसके हार्ड सस्पेंशन है या सॉफ्ट है, या ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, बीच के से, वो भी आप तभी डिसाइड कर पाओगे। और ये तब आप बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चला लोगे ना, तब आपको एक अंदाज़ा जो है वो ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि पेपर वाला ज्ञान तो भैया, पेपर वाले ज्ञान को बांटने के लिए तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। उसमें मज़ा नहीं आएगा जब तक आप गाड़ी चला नहीं लोगे। ओके, इंजन की अगर एग्जांपल की बात करूं, आप सेम इंजन i20 में भी देखेंगे, i10 में भी देखेंगे, लेकिन जो ड्राइवेबिलिटी है वो i10 की थोड़ा सा अच्छी मिलेगी आपको i20 से, क्योंकि वेट का फ़र्क हो जाता है और वेट के साथ साथ साइज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है। और बात करें सस्पेंशन की, मान लीजिए किसी गाड़ी में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन लगे हैं, आपकी राइड भी अच्छी होगी और स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी। इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन में और जो गाड़ियां आती है उसका पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है ऑन पेपर, ये आपको चलाकर ही पता चलेगा। सागर यहाँ पर पूछ रहे हैं कि गाड़ियों के जो वेरिएंट होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है इन टर्म्स ऑफ बॉडी एंड बॉडी वेट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है अंतर आपको मिलेगा। बेस वेरिएंट में जो पतले टायर देते हैं तो थोड़ा सा ड्राइवेबिलिटी में, ब्रेकिंग में थोड़ा सा अंतर मिलेगा। बाकी वेट 40-50 किलो के आसपास ही कम होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। अमर पूछ रहे हैं कि ये टर्बो टाइमर क्या होता है, किस काम आता है, फायदा होता है या नुकसानदायक होता है? क्रिस्टा डीजल में अगर मैं लगवाऊं तो क्या वारंटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो टर्बो टाइमर से अगर आप ये समझ रहे हैं कि टर्बो की टाइमिंग ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे कर देगा, तो ये गलत है। टर्बो टाइमर का मतलब ये है कि जब आप अपनी गाड़ी को बंद करते हैं तो अपनी सेट की गई टाइमिंग के अनुसार ये आपकी गाड़ी को उतनी देर तक स्टार्ट रखता है, आपकी चाबी निकालने के बावजूद भी। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 30 सेकंड का टाइमर लगा रखा है तो आप अपनी गाड़ी को बंद करके चाबी निकाल के चले जाएंगे तो आपकी गाड़ी 30 सेकंड तक स्टार्ट रहेगी, जिससे होगा क्या, आपका टर्बो जो है वो कूल हो जाएगा। अब क्या ये वाकई में जरूरी है या फिर नहीं है, बात करते हैं। नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इससे अच्छा तो ये है ना कि आप गाड़ी 30 सेकंड तक मैनुअली वैसे स्टार्ट रख लो और उसके बाद उतर जाओ। कौन सा 30 सेकंड के अंदर आप पहाड़ तोड़ लोगे? सिंपल सी बात ये है। और इनोवा जैसी गाड़ी के अंदर आप छेड़खानी करवाओगे तो डेफिनेटली मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल भी वर्थ है। ये तो उड़ता लेने वाली बात हो जाएगी, रहने दो। तो ये थे आप लोगों के कुछ सवाल जिसका हमने आंसर दिया, और आपके सवाल ऐसे ही लेते रहेंगे, वेबसाइट में पूछते रहें, वहां पर हम रिप्लाई भी करते हैं, इंस्टाग्राम में भी पूछते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिए, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लॉकडाउन में है तो घरों से बेवजह बाहर मत निकलिए। ओके, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।